ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस एंड kindly like the video till last and like and share to your friends also. We are covering chapter number 2 nationalism in India, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। इससे पहले मैंने आपको एक भूमिका दी थी, आइडेंटिफिकेशन दिया था, एक्सप्लेनेशन, छोटी सी इंट्रोडक्शन की राष्ट्रवाद क्या होता है और किस तरीके से भारत के अंदर इस चैप्टर में हम राष्ट्रवाद की प्रोग्रेस को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉपिक को पिछली बार छोड़ा था कि हीरो का एंट्री होती है कहानी के अंदर, जो कि कौन होते हैं, महात्मा गांधी जी होते हैं। अब वो गांधी जी आए, अफ्रीका से आए। क्यों आए? क्योंकि वो वहां पे गए थे अपनी स्टडी करने के लिए। जब वो स्टडी करने के लिए गए, वहां उन्होंने वकालत की और एज अ प्रोफेशन अपना काम वही स्टार्ट कर दिया। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला वाला टॉपिक आपको याद हो कि जो गोरे और ब्लैक पीपल वाला सीन था, वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको उनके इलाके में भी घुसने की परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट वहां पे नेल्सन मंडेला के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें वो सक्सेस हुए। जब भी वो कभी भारत आते अफ्रीका से, तो ब्रिटिशर्स का इंडियन के ऊपर जो टॉर्चर होता था, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, उससे वो बड़े दुखी हुए। तो 1915 में वो फाइनली इंडिया में वापस आ जाते हैं, परमानेंटली रहने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। अब उनका एक मेन मोटिव था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? मीन सत्य के लिए आग्रह, सच के लिए आग्रह। क्या है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये बनता है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि अगर आप किसी बात के लिए लड़ रहे हैं और उस बात में सच्चाई है, तो उस बात को मनवाने के लिए आपको अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि हिंसा का। लड़ाई झगड़ा करने की, एग्रेसिव होने की उस पर्सन को बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसको पता है कि तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो। तो वो दूसरे लोगों से भी इसी बात का आग्रह करते थे, अनुमोदन करते थे, अपील करते थे कि अंग्रेजों ने भारतीयों के सहयोग से ही हम भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाया है। कहीं ना कहीं अगर आप हिस्ट्री को पीछे उठा के देखें तो भारतीयों ने चापलूसी की, इनकी धीरे धीरे चापलूसी वर्ड अगर आपको चुभ रहा है तो आई फील सॉरी, बट ऐसा हुआ। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत की मानसिकता को समझा कि यहाँ के लोग तो आपस में ही दुश्मन हैं, बस हमारी गुलामी करने के लिए तो खुद ही रेडी हैं। तो इस बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। कोई छोटी कंट्री तो थी नहीं, इतना इजीली हो नहीं सकता था अगर स्टार्टिंग में ही यूनिटी दिखाते तो वो क्या कहते थे कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा हमारे ही सहयोग से किया और हम अपने ही सहयोग से एकजुट होकर इनको निकाल सकते हैं भारत से, और वो सत्य और अहिंसा के दम पर। हमें पता है सच्चाई क्या है कि इन्होंने कब्जा किया है, हमें ये भी पता है कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें हिंसा का रास्ता नहीं, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। और 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नाम से अपनी बुक लिखी थी, यहाँ मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, हिंद स्वराज। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, 1909 के अंदर पब्लिश हुई थी ये, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी। एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड एंड वाज रिटन बाय महात्मा गांधी जी। फेमस बुक है, यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, एसएससी के अंदर भी आ जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, प्लस 2 मार्क्स का, सॉरी अब तो 3 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का इसमें से आपका मैप भी आता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब गांधी जी ने क्या किया, किस तरीके से सत्य और अहिंसा का एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द 3 लोकल इश्यूज इन विच गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड हिज टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग द इयर्स 1916 टू 1918। 1916 से लेकर कब आए वो? 1915 में भारत आए। 1916 से लेकर 1918 तक लोकल एरियाज में, अपने इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया में गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से और किन जगहों पर किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट वो करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण है आपका बिहार के अंदर, और 1916 में ये पहला एक्सपेरिमेंट उनका रहा। वहां पर जो प्लांटेशन मजदूर थे, बागान मजदूर थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते थे अंग्रेज लोग, या बागानों में जो बड़े बड़े प्लांटेशन लेते थे, दूसरे 1-2 इंडियंस भी हो सकते हैं उनके अंदर अमीर लोग, तो उनको इतनी वेजेस अकॉर्डिंगली नहीं दी जाती थी, उनको चावल और गेहूं की खेती वहां पर नहीं करने दी जाती थी। इन बातों से वो दुखी थे। तो गांधी जी ने इन लोगों को
का नेतृत्व किया और बागान मालिकों के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया और वो सक्सेस रहे इस चीज में अपनी बात मनवाने में। यहाँ पे तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, चंपारण, और ये भी क्लियर हो गया कि किस लिए हुआ। यहाँ पे मैप भी आपका साथ के साथ क्लियर हो रहा है। खेड़ा सत्याग्रह दूसरा 1917 में गुजरात के खेड़ा नामक गांव में सत्याग्रह करते, ये किसान आंदोलन था, ये बागान वालों का आंदोलन था, बागान के नाम से याद रखेंगे। ये किसान आंदोलन था, किस लिए था, उस टाइम पे क्रॉप्स फेलियर हो गया था, फसलें अच्छी नहीं हुई थी, पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, तो अंग्रेज उन किसानों को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप लगान दीजिए, रेवेन्यू दीजिए, और वो अनेबल थे उसको पे करने के लिए। तो सारे किसान उनके खिलाफ खड़े होना चाहते थे। नेतृत्व के लिए उन्होंने किसको लिया, गांधी जी, क्योंकि पॉपुलैरिटी गांधी जी की उस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट ये भी यहाँ पर सक्सेसफुल रहा, उनके रेवेन्यूज को क्या कर दिया गया, ढील दी गई या माफ किया गया। लास्ट जो थर्ड सत्याग्रह उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो था अहमदाबाद, ये मिल मजदूरों के लिए, एक कॉटन मिल मजदूर मीन्स कॉटन की फैक्ट्री थी आप कह सकते हैं, वहां के मजदूरों के लिए। वो किस लिए हड़तालें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो मालिक थे फैक्ट्री के, उन्हें क्या करना था, उनकी वेजेस को इंक्रीज करना था, नए रूल्स इम्प्लीमेंटेशन देने थे जो कि आप कहें तो अच्छे होने चाहिए थे। वो इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे कि हमें पीने की पानी की व्यवस्था हो, लाइटनिंग वगैरह, इन सब चीजों की जो उनकी डिमांड थी वो कर रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ भी उनको लीड किया और इसमें भी वो सक्सेस रहे। तो तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट उनके सक्सेस रहते हैं। सबसे पहला चंपारण 15 में वो आते हैं, 16 में करते हैं चंपारण में बागान मालिकों के खिलाफ। सेकंड होता है खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किसानों का आंदोलन था। और थर्ड होता है 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों का, ये कॉटन मिल मजदूरों का आंदोलन था। अब इसके बाद आता है कि ये तीन एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद रोलेट एक्ट का सीन आता है कि क्या है रोलेट एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो रोलेट एक्ट का आंसर मैं आपको देती हूँ। इट वॉज अ ब्लैक एक्ट विच गेव द गवर्नमेंट एंड द पुलिस to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। एक कानून पास किया इंपीरियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल आप कह सकते हैं। इंपीरियल मीन्स जो ब्रिटिशर्स की काउंसिल थी, उसके अंदर उस टाइम तक कुछ भारतीय कांग्रेसी नेता भी इंक्लूड हो चुके थे, पार्टिसिपेशन उसके अंदर करते थे। तो जैसे ही एक्टिविटीज बढ़ती जा रही थी, आपने देखा कि गांधी जी ने नेतृत्व बढ़ाना शुरू कर दिया था, लोग उनके नेतृत्व में आंदोलन करने लग गए थे। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि इन एक्टिविटीज को हमें रोकना पड़ेगा। अगर ये एक्टिविटीज बढ़ती रही, ये आंदोलन बढ़ते रहे, तो कल को हमारी गवर्नमेंट के लिए, हम अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, हमें देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो एक कानून पास किया गया जिसके तहत पुलिस को और सरकार को ये छूट मिल गई कि अगर कोई भी पॉलिटिकल नेता है, राजनीतिक एक्टिविस्ट उनको दिखाई देता है, जिसको उस टाइम पे क्रांतिकारी कहा जाता था, अगर उनकी कोई मूवमेंट नजर आती है तो उसके ऊपर बगैर किसी मुकदमा चलाए, बगैर कोई रिपोर्ट दर्ज किए, बगैर कोई वकील प्रोवाइड कराए 2 साल के अंदर उनको जेल में डाल दिया जाता था। अब क्या था इसके अंदर सीन, फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपको कि रोलेट एक्ट क्या था, किसने पास किया और इसके लिए रोष क्यों पैदा हुआ। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इंपीरियल मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स की, जो आज के टाइम पे अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बात करें, लोकसभा है जैसे, उस टाइम पे ऐसे था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और उसके अंदर भारतीय भी सदस्य थे। तो जो भारतीय सदस्य थे वो इस एक्ट को विरोध कर रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्ण नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है। लेकिन बावजूद इस विरोध के ये काउंसिल उसको पास कर देती है। किसकी रिकमेंडेशन पे ये रोलेट एक्ट लाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कौन लीड कर रहे थे, सेडिशन कमेटी थी ये, इसका नाम सेडिशन कमेटी था और जस्टिस रोलेट नाम का आदमी इसको लीड कर रहा था। इनसे ग्रुप ऑफ पीपल था जिसने इन्वेस्टिगेशन की कि क्या क्या गतिविधियां देश के अंदर चल रही हैं, क्रांतिकारी कैसे स्टेप उठा रहे हैं। उसने रिपोर्ट दी कि ये तो फुल प्रोग्रेस के ऊपर है, इनको तो स्प्रेस करना पड़ेगा। तो काउंसिल ने ये रोलेट एक्ट पास करने के लिए उसने अपील डाली कि ऐसे होना चाहिए। काउंसिल ने उसको पास कर दिया और जो कांग्रेस वाले नेता थे वो उसको क्या कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब ऐसा हो गया तो भारतीयों के अंदर तो रोष पैदा होगा ना, वो तो नाराज होंगे उससे। तो क्या करते हैं, इस एक्ट के पास होने से ही गांधी जी को एक मुद्दा मिल जाता है
वो सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर देते हैं। सत्याग्रह, अब ये तो रोलट एक्ट था, 3 मार्क्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसी रोलट एक्ट से ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट रिलेटेड है। अब पास होने के बाद क्या होता है कि लोगों के अंदर, लोग अपना हड़तालें शुरू कर देते हैं, विरोध प्रदर्शनी करते हैं। तो एक एजेंडा तय किया जाता है जिसके तहत वो क्या करते हैं कि 6 अप्रैल को वो स्टार्ट होना था, ये एक हड़ताल के साथ ये स्टार्ट होता है, शांतिपूर्वक हड़ताल की जाती है। 10 अप्रैल को क्या होता है कि दंगे फसाद भड़क जाते हैं और लोगों के ऊपर गोलियां, लाठीचार्ज, इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है। लोग और भी इसके खिलाफ हो जाते हैं, तो वो लार्ज स्केल पर आंदोलन शुरू करने की सोचते हैं, जिसको सत्याग्रह नाम दिया जाता है। सत्याग्रह के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं मैं आपको बताती हूँ अभी, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप बोलते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी रेज होता है, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन कौन सी चीजें थी। तो 13 अप्रैल को लार्ज स्केल पर अमृतसर के अंदर, पंजाब में अमृतसर जगह पर बैसाखी का दिन उस दिन था, तो मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ किस लिए लग जाता है कि पहले रोलट एक्ट पास होता है, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। रोलट सत्याग्रह होता है, सत्याग्रह में लोग हड़तालें शुरू करते हैं। 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होती है, फिर दंगे फसाद होते हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, और 13 अप्रैल को वो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दंगे फसाद शुरू होते हैं ना, 13 अप्रैल को शुरू होने से पहले, तो मार्शल लॉ लग जाता है। अब ये मार्शल लॉ क्या चीज होती है? मार्शल लॉ होता है फौज का कानून, आर्मी का कानून। कैसे कि मान लो एक एरिया है और उसके अंदर दंगे हो रहे हैं, वहां की पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज को, आर्मी को दे दी जाती है कि अब आप इनको कंट्रोल करेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसको मार्शल लॉ बोला जाता है, मीन्स फौज का कानून आ जाना। इस दंगे फसाद के बाद 13 तारीख तक मार्शल लॉ लागू हो चुका था। जब जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ यहाँ पर लगा हुआ है और लोगों को घरों से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। एक तो बैसाखी का दिन था, बहुत सारे लोग तो वहां, जो जलियांवाला बाग था वो शहर से बाहर का इलाका था, तो बहुत सारे लोग तो आसपास के एरिया के इसलिए आए थे, उस मेले को अटेंड करने के लिए आए थे, बैसाखी वाले मेले को। और एक लोगों का एक ग्रुप वहां पे आंदोलन करने के लिए, मीन्स हड़ताल करने के लिए आया था रोलट एक्ट के खिलाफ में। जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है, इस मार्शल लॉ का हेड कौन होता है? जनरल डायर होता है। जैसे ही जनरल डायर को पता चलता है, वो जलियांवाला बाग में पहुंच जाता है, उसके सारे एंट्री और एग्जिट को वो क्लोज कर देता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है अंधाधुंध फायरिंग करने की, जिसमें जितने भी लोग थे वहां पे वो मर जाते हैं, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता है। वहां बाग में एक वेल होता है, कुआं होता है, बहुत सारे लोग तो उसके अंदर गिर के मर जाते हैं, बहुत सारे गोलियां लगने से मर जाते हैं, और बहुत सारे भगदड़ मचने से, एक दूसरे के ऊपर नीचे दबने से मर जाते हैं। बाद में जनरल डायर क्या सफाई देता है इस इंसिडेंट के बाद में कि मैंने तो ये इसलिए किया था कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो, उनको सचेत करना था कि मार्शल लॉ आया हुआ और आप ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और रोलट एक्ट का विरोध बंद कीजिए आप, ये सफाई उसने दी। तो लोगों के अंदर और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, और गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह की जो फर्स्ट मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, वो शुरुआत कर देते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्यों असहयोग क्यों नाम दिया गया? मैंने पहले ही क्लियर किया कि गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेजों को भारतीयों ने सहयोग दिया, अब हम असहयोग से ही अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। रोलट एक्ट क्या था, व्हाट वाज द सर्कमस्टेंस व्हिच लेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट, पहले रोलट एक्ट पास होता है, फिर सत्याग्रह होता है इसके खिलाफ, फिर मार्शल लॉ होता है, और ये जलियांवाला बाग वहां पर आके हो जाता है। और उससे पहले की वो 3 कौन सी टेक्निक्स थी, कौन सी जगह थी जहां पर गांधी जी ने अपना टेक्निकल एक्सपेरिमेंट किया था सत्याग्रह का इंडिया के अंदर? Was it successful? Yes, it was successful. नेक्स्ट वीडियो के अंदर खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को लेकर फिर से मिलते हैं कि कैसे गांधी जी और खिलाफत आंदोलन आपस में मिलते हैं। टिल देन